इट्स एग्जैक्टली हम जो इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ा करते थे बचपन में, जिसमें द गुड आंट हु हैज इविल फेस बिहाइंड। पर मैं सर आपसे समझना चाहूँगी, जैसे अभी मैडम ने भी कहा कि जो कुर्दिश उन्होंने, मतलब ये इतना बड़ा एक्सेप्टेंस, ये फ्रस्ट्रेशन में ही होता है कि जो जनवरी में हुआ खामेनेई रिजीम, उस समय अमेरिका को लगा होगा रिजीम तभी चेंज हो जाएगी, हमने हथियार भेजे, हथियार पहुंचे नहीं, कुछ हुआ। लेकिन मैं इसको भारत से जोड़ती हूँ। ये सुनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकला था कि ये मेरा व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है। अब जब हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सुनते हैं कि हमने हथियार भेजे, रिजीम चेंज नहीं हो पाई, उस समय वो कह रहे थे कि वी आर सेंडिंग हेल्प, हेल्प इज ऑन द वे। तो मतलब आप अलग अलग देशों में, बांग्लादेश, नेपाल से लेकर फिर भारत भी तो आता है, भारत में भी क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, या फिर हम कहें कि लद्दाख में क्या हुआ, ऐसा कुछ जब मोदी जी नहीं मान रहे होंगे, किसी बातों पे यस मैन नहीं हुए होंगे, नहीं एक्सेप्ट किया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर उन्होंने कराया, तो आपको लगता है भारत में ऐसा कुछ हो सकता था, या उसकी शुरुआत तो हुई थी? वो तो भारत के 140 करोड़ लोग खड़े रहे साथ, जैसे आज ईरान में खड़े हैं। आप एक चीज़ बताइए, ये इंडिया का डेमोक्रेसी इतना कमज़ोर है क्या? डेमोक्रेसी का जन्म ही इंडिया में हुआ है, और कोई अमेरिका में बैठ करके ये सोच ले कि हम जो चाहेंगे इंडिया में हो जाएगा, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। ये कोई भी करता है तो ये बोले कि बेवकूफ़ी के अलावा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सबसे पहले तुमको रिग्रेट है कि ईरान के बारे में आज से 2 दिन पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल ट्रंप किया, एक वाहियात सड़क छाप नेता भी ऐसा नहीं करता है। और हमको रिग्रेट है कि अमेरिका ऐसे डेमोक्रेसी में हाईएस्ट पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी ईरान और ईरान के लोग, आप लड़िए, लड़ाई लड़िए, हार जीत होती रहती है, कम से कम शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा पे ध्यान रखना चाहिए। और वो कहीं से भी ट्रंप का वो स्ट्रेचर नज़र नहीं आया, और हमको लग रहा है कि डिप्रेशन में है, वो डिप्रेस्ड हो गया लड़ते लड़ते, अब उनका मेंटल बैलेंस अब खत्म हो रहा है। तीसरा चीज़, ये हर आदमी को अपनी हैसियत पता होनी चाहिए। अमेरिका को भी बहुत घमंड था कि हम सुपर पावर हैं, है सर अभी भी? नहीं है। अमेरिकन को नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को मैं तो बता रहा हूँ, अमेरिका लड़ाई शुरू कर सकता है, एटम बम गिरा सकता है, ठीक, जमीन पे उतर कर करके कभी भी लड़ाई को फिनिश नहीं कर सकता है। वियतनाम में क्या हाल हुआ? वियतनाम तो ईरान से भी छोटा कंट्री है, उतरे, पिटाए, भागे। अफगानिस्तान में तो ऐसा भागे रातों रात, अफगानियों के पास क्या था? उनके पास कुछ है भी नहीं, उनके डर से रातों रात हवाई जहाज लेके बिना बताए हुए, कब, उसमें कौन था प्रेसिडेंट अमेरिका का? यही ट्रंप। इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि ईरान के ज़मीन पे उतर जाए। एक ठीक है, एक पायलट को छुड़ा कर कितना वाई लड़े, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस टाइप का ऑपरेशन करना। कितना बड़ा फाइटर प्लेन का गिर गया, जो N-32 गिरा। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखिए कि एक बहुत पहले सिनेमा आया था कि फंस गया रे ओबामा, देखे थे, बहुत अच्छी मूवी थी। हमको यहाँ लगा कि फंस गया रे ट्रंप। अगर 1-2 दिन में मैसिव अटैक अगर कर दिया ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज पे, तो देखिए कितना बुरा हाल होने वाला है। ट्रंप ईरान के प्रेशर में नहीं है, ट्रंप है सारे गल्फ कंट्रीज के प्रेशर में, जिसके बारे में अमेरिका हमेशा बोलता था कि आपको हम प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कुछ करने की चिंता नहीं है। कुवैत पे बम गिर रहा है, जल रहे हैं वहाँ कुआं, दुबई पे गिर रहा है, सऊदी अरबिया पे गिर रहा है, बहरीन पे गिरा रहा है, और अमेरिका रोक नहीं पा रहा है। अगर थोड़ा सा और मैसिव अटैक कर दिया तो देखिएगा अमेरिकन का क्या हाल होने वाला है। सबसे बड़ी चीज, अगर मान लीजिए ट्रंप इतना ही था कि हम लड़ाई जीते, तो क्या जरूरत पड़ गई थी कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटाना पड़ गया? क्यों हटाना पड़ गया? इसका मतलब कि अमेरिका का जो सेनाध्यक्ष है, कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट था बिटवीन ट्रंप एंड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नहीं तो क्यों हटा देगा कोई? अभी मिड लड़ाई के बीच में लड़ाई चल रही है और आपने हटा दिया, क्यों हटा दिया आपने? ये तो कोई नहीं, इस पे तो मीडिया डिबेट नहीं कर रही है। कितना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा सुपर पावर, और अपने ही आर्मी अध्यक्ष को हटा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ईरान में अमेरिकन फेल हो रहे हैं, बुरी तरीके से फेल हो रहे हैं, और ईरानी इतना आसानी से अपने जमीन पर नहीं उतरने देंगे उनको। ठीक है, उनका जो करना आप कर लीजिए, क्योंकि IRGC का जो बेसिक जो फाउंडेशन है, जो आप देखेंगे, वो बिल्कुल ही अलग है। जो कन्वेंशनल आर्मी, वो मरेंगे या मारेंगे, छोड़ने वाले नहीं अमेरिकन को, और ये जमीन पर नहीं उतरेंगे। और जमीन पर आप जब तक उतरिएगा नहीं, तब तक आप वॉर को फिनिश नहीं कर सकते आप, और इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। संदीप, आपको लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये ओपन डिस्कशन है, हम सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं,
कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये किसी ईरान या किसी स्पेसिफिक नहीं है, ये नेटो कंट्रीज़ के ऊपर है, ये यूनाइटेड किंगडम्स के ऊपर है कि जब हमने हेल्प मांगी उस समय, इतने बड़े इतने पुराने अलाइज हैं, हेल्प मांगी और नहीं मिली, तो ऐसे में आप पहले तो यही सवाल बार बार जो मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि अगले 24 घंटे में या तो दो चीज़ें होंगी, ट्रंप और इजराइल, जैसे आज सुबह भी बहुत ज़बरदस्त हमला ईरान के ऊपर हुआ, सबसे टेंशन की बात या चिंता की बात है साउथ पार्स पर जो हमला होगा, सबसे बड़ी गैस फील्ड है जिसका कतर भी पार्टिसिपेंट है, तो उससे क्या रेपरकशन होंगे। और दूसरा ये कि वॉट एवर सेड एंड डन, नेटो के साथ आगे ट्रंप का क्या रिश्ते रहने वाले हैं? जो पहला आपका सवाल है, अभी लास्ट में जो आपने सवाल किया नेटो का, नेटो के बारे में काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी कुछ बोलता आया हूँ, और इस पूरे 37 दिनों में एक, हालांकि रशिया यूक्रेन के वार के टाइम में भी कुछ रिफ्लेक्शंस थे, बट अभी 37 दिनों में बहुत बड़ा एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ये केस स्टडी होगा, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इसको, शिफ्ट ये होगा कि 1945 के बाद से जो वर्ल्ड ऑर्डर डिज़ाइन अमेरिका ने किया था, इससे उसमें अमेरिका ने किया था, इसका एंकर था, उसमें एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट था कलेक्टिव सिक्योरिटी का, और नेटो का बुनियाद ही थी कलेक्टिव सिक्योरिटी। ट्रंप ने कहा कि देखिए मुझे कलेक्टिव सिक्योरिटी ये शब्द अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है अमेरिका फर्स्ट। तो अमेरिका फर्स्ट की बुनियाद पर जब चुनाव जीते, चुनाव के बाद आए, तो धीरे धीरे प्रहार किया उसने। और हमने सभी देखा कि जब बात पनामा पर आई तो दैट इज़ ओके, जब कनाडा को कहा कि 51 स्टेट बना लो तो थोड़ा सा पेनिट्रेशन स्टार्ट हुआ। ग्रीनलैंड पर जब आए तो बहुत बड़ा असमंजस हो गया कि आर्टिकल 5 किससे क्या कहेगा, आर्टिकल 5 अमेरिका से कहेगा कि फ्रांस से कहेगा, जर्मनी से कहेगा, यूके से, किससे क्या कहेगा कि हमें बचा लो। डिफेंसिव, ये नेटो डिफेंस की बात करता है कि हमें डिफेंस करना है, ऑफेंस की बात ही नहीं करता। तो किससे डिफेंस करना है? उसी से करना है जिसने शपथ ली थी, जिसने प्रतिज्ञा की थी, जिसने डिज़ाइन की थी कि हम पर अटैक आएगा तो हम आपको बचाएंगे। और अटैक कौन कर रहा है? अटैक खुद कर रहा है पहला। अब थोड़ा सा मैं इस ईरान पर आता हूँ। देखिए कि जो पार्टनर्स है, स्पेन ने क्या किया, बोला कि एयर स्पेस बंद कर देंगे, आपका एयर जो मिलिट्री एयरबेस था उसकी तो उस स्वप्न था, उसको भूल जाइए। फ्रांस ने कहा कि एयर स्पेस बंद कर देंगे। तो फ्रांस के बारे में क्या बोला, मैक्रोन को ट्रंप ने क्या बोला कि आपकी बीवी जो है ना बहुत ज़्यादा वो मारती है, थप्पड़ मारती है, और अभी तक दर्द से उबर नहीं पा रहे हम। ये मैक्रोन के लिए। कीर स्टारमर ने कहा अपने यूके की जनता से कि देखिए मेरे यहाँ की जो आवाम है ना, ये सिर्फ अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, ये किसी कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब अमेरिका की महत्वाकांक्षा के लिए यूके की जनता नहीं है। इसके बाद मैं आपको आता हूँ पोलैंड पर। पोलैंड से कहा कि आप यहाँ से जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम इसको हटा के यहाँ लगा देते हैं। आप इतने बड़े पावरफुल थे। नहीं, मैं आपको इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा थोड़ा सा कि नेटो का जब क्रिएशन हुआ था, किस लिए हुआ था, किससे ज्वाइंट खतरा था? रसा से। सर थोड़ा सा मैं पॉइंट करने पे वो हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा, थोड़ा सा लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट। तो इस पूरे सिंड्रोम में 37 दिनों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नेटो के जो कंसेप्ट था, जो फिनोमिनल कंसेप्ट था यूनिटी का, कलेक्टिव सिक्योरिटी का, वो पूरी तरीके से डिसमेंटल हो। फर्स्ट पॉइंट। और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन बार बार है कि आइए स्टेट ऑफ हार्मुज खुलवाते, ओपन करते हैं, वो नहीं आ रहे, फिर फ्रस्ट्रेशन चढ़ जाता है। फिर कहते हैं तेल तो मेरे पास है, तेल मेरे पास, तेल लेने तुम जाओ, तेल तो मेरे पास है। वो कहते हैं नहीं, ओके यदि हमें तेल ही नहीं होगा तो 40 कंट्री की एक मीटिंग होती है, वहाँ पर सारे लोग बैठते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज को कैसे रीओपन करें, और अमेरिका को एक्सक्लूड करते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो एलाइज का कंसेप्ट, जो देखिए दो चीज़ होती थी, या तो आपके एलाई होते तो राइवलरी होती। इसने क्या किया है, इसने एलाइज को ट्रांजेक्शनल बना दिया है। ट्रम्पियन जो पॉलिटिक्स है उसने क्या किया, एलाई को ट्रांजेक्शनल, यानी दुनिया में अब अमेरिका का कोई एलाई नहीं होगा, दुनिया में जो भी होंगे उसके ट्रांजेक्शनल पार्टनर होंगे। तो ये वो भी सब पहले अमेरिका के लिए काम करें और उसके बाद व्हाटएवर यू गेट। तो ये कह रहे हैं क्यों काम करें, हम इनके लिए क्यों काम करें। आप यू वर हम ये बोले थे आपसे कि जब आप कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करें तो आप नाटो के फाउंडेशन पे जाइए। आप कलेक्टिव सिक्योरिटी किससे नाटो का चाहिए था, किससे खतरा था? नाटो के जितना भी कंट्री है इंक्लूडिंग अमेरिका, रसिया से था। रसिया यूएसएसआर तो अब रहा नहीं है, ठीक। अब ये हटने के बाद तो नाटो का एज सच रिलेवेंसी खत्म हो गई है। नाटो इसलिए नहीं बना था कि उसको ईरान से लड़ना है, इराक से लड़ना है, या मिल करके पूरे दुनिया को एक्सप्लॉइट करना, लड़ेंगे हम लोग सब मिल करके। अब प्रॉब्लम क्या हो गई पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, जो जियो पॉलिटिक्स जितना सारा चल रहा है,
हर देश अपना अपना फायदा और नुकसान देख रहा है। आज यूक्रेन और रसिया में जो बाहर वार हो रहा है और जो सैंक्शन लगा दिया रसिया के ऊपर, आपको पता है कितना प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे गैस सप्लाई में, ऑयल सप्लाई में। जाके जर्मनी से देखिए क्या हाल हो रहा है पे। वो लोग इस फेवर में नहीं है कि हम रसिया पे सैंक्शन लगाए, क्योंकि आप सैंक्शन लगा देंगे और जो आपका डिपेंडेंसी है, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। आप हर कंट्री को, हर कंट्री से कुछ न कुछ चाहिए। और गैस और पेट्रोल तो एकदम लाइफ लाइन है पूरी दुनिया की, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए जो नेटो है ईरान को लेकर करके प्रॉब्लम है कि अगर गैस संकट हो गया, आप इंडिया में देखिएगा, अभी देखिए वार शुरू है, हर घर में जिनके पास गैस के सिलेंडर, दो सिलेंडर है, एक चूल्हा में लगा हुआ है और एक खाली, और एक मतलब एक भरा हुआ है। ये जब सिलेंडर खत्म होने दीजिए अभी आप, फिर पता चलेगा अगर 1 महीना और खुदा न खास्ते लड़ाई छिड़ गई, फिर देखिए कितनी बड़ी क्राइसिस होने जा रही है।